सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। कोरोना वायरस ने दुनिया भर की मैशियत को तबाह करके रख दिया। ज़िंदगी मामूल पर नहीं आएगी, दुनिया गलत रास्ते पर है, ऐसा कहना है WHO का। UN के मुताबिक सेहत भूख की सूरत हाल बदतर हो रही है। दुनिया का हर 9 में से एक शख्स भूख और इफलास का शिकार है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मवेशी मंडियों का दुरुस्त इंतज़ाम ज़रूरी है। इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे प्रोग्राम इनसाइड पाकिस्तान में। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हुनैद लाखानी साहब, सरबराह बैतुल माल सिंध, सीनियर रहनुमा PTI। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। हुनैद लाखानी साहब के साथ मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड नदीम शेख साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हुनैद लाखानी साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। ज़िंदगी मामूल पर नहीं आएगी, दुनिया गलत रास्ते पर है, WHO का कहना है ऐसा। और WHO ने आज ये भी कहा है कि गुर्बत, इफलास, सेहत, भूख, इन तमाम इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है हमें, और पड़ रहा है। दुनिया का हर 9 में से एक शख्स भूख और इफलास का शिकार है। क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल सही बात है। ये डे 1 पे एक्सपर्ट्स ने ये बात बता दी थी कि ये जो वायरसेस हैं जो जानवरों से इंसानों में आ रहे हैं, ये कोई पहला वायरस नहीं है, और देयर आर अनदर 20,000 वायरस विच आर गोइंग टू कम सूनर और लेटर। बिकॉज जिस तरीके से इंसान की आबादी जानवरों की आबादियों तक पहुंच गई है, उनके पास उतनी खुली रहने की जगह नहीं है जितनी पहले होती थी, और उनके वायरसेस अब इंसानों में आ रहे हैं। और ये वायरस भी इतने सालों से है, उसकी कोई वैक्सीन ना बन सकी, ना दवा बन सकी, और इतनी तेज़ी से ये फैली एक वबा की सूरत में। तो उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि ये वबा जो है ये फ़ौरन ख़त्म नहीं होनी, दुनिया के हर मुल्क में जाएगी, दुनिया के हर आदमी जो है इससे मुतासर होगा। और आपके सामने अमेरिका का क्या हाल हुआ है, और यूरोप में इसने क्या तबाही मचाई है। और अभी तो पहली वेव है, अब कुछ मुल्कों में सेकेंड वेव भी आना शुरू हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि वफाक में है, और वो क्या हिकमत अमली इस पर मुरतब कर रही है, क्या इकदाम होने चाहिए इस वक्त? चूँकि फौरी तौर पे कुछ दिनों के बाद हमारे यहाँ ईद आ रही है। बकरा ईद वो है जहाँ पे हमारे पास कुर्बानियाँ होंगी। उसके बाद आम दिनों में जो जब कोविड-19 नहीं था, तो तब इतने मसाइल होते थे, इतनी बीमारियाँ पैदा होती थी। इस वक्त आपकी क्या हिकमत अमली है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि वफाक में है, तो सूबे वफाक की तरफ देख रहे हैं। कोई प्रैक्टिकली आपने इस पर कोई हिकमत अमली बनाई कि हम किस तरह इस चीज़ से नंबरदार होंगे? देखिए, PTI ने पहले दिन से वफाकी हुकूमत ने जो हिकमत अमली बनाई, वही हिकमत अमली अभी भी है। डे 1 से प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये 2 चीज़ें हैं, एक तो ये वबा है और इस वबा का इलाज है, और दूसरा हमारी इकॉनमी, भूख और अफलास है। हमें वबा के साथ साथ उसको भी देखना है, कहीं पावर्टी 1% से भी इंक्रीज़ हो गई तो इस वबा को हम भूल जाएंगे, इसकी अमवात को हम भूल जाएंगे, और उस पावर्टी की अमवात इतनी होंगी, उससे इतने बुरे नुकसानात होंगे कि वो परेशानी हम नहीं संभाल सकेंगे। सो एक तो ये बात थी।
दूसरी बात जो लॉकडाउन की बात भी थी वो यही था कि जिस एरिया में हो उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जाए, जिस आदमी को हो उस आदमी का सारा नेटवर्क जो है वो उसको प्रॉपर्ली असेस करके उनको आइसोलेशन में किया जाए। और ये एरिया स्पेसिफिक होना चाहिए, ना कि हम तमाम की तमाम हाईवेज़ बंद कर दें, तमाम की तमाम शहर और इंडस्ट्रीज़ बंद कर दें और उससे मुल्क की सप्लाई चेन में और मुल्क की जो है दरामदात बरामदात में और बाकी तमाम जो चीज़ें मुल्क के अंदर ज़रूरत की होती हैं, दवाइयाँ, फर्टिलाइज़र्स, पेट्रोल, ये सारी चीज़ों की सप्लाई चेन जो है वो बिल्कुल ख़राब सही कह रहे हैं कि सप्लाई चेन जो है वो मुतासिर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको इन बुनियादी सहूलतों का होना ज़रूरी है। मेजर साहब आपकी तरफ आएंगे, मुस्तकबिल करीब में कोरोना असरात कम होने का इम्कान नहीं, और अभी तक जो नंबर्स आ रहे हैं, कुछ एरियाज़ हैं, जो कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे नंबर अभी भी बढ़ते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वहाँ सेकंड वेव्स भी आ रही हैं, और पाकिस्तान में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के नंबर्स कम हो रहे हैं और कमी आई है वाज़े तौर पे। लेकिन चूँकि ईद आ रही है और ईद के फ़ौरी बाद ज़्यादा इम्कानात हैं, जब हमने छोटी ईद पे देखा कि उस वक्त भी नंबर्स हमारे इंक्रीज़ हुए थे। तो आप क्या समझते हैं, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए गवर्नमेंट की, और क्या हमें ये जो लॉकडाउन में नरमी है इस तरफ जाना चाहिए? देखें, पूरी दुनिया में अब एक सर्ज आ रही है दोबारा कोविड-19 की। आप देखें, कल कंतास एयरलाइन ने अपनी जो है वो फ़्लाइट ऑपरेशन उन्होंने क्लोज़ कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर से ये सर्ज आ गई है। सिंगापुर ने देखें ये अपना खोला था डिज़नी वर्ल्ड, वो वापस उन्होंने क्लोज़ कर दिया। तो पूरी अमेरिका के अंदर दोबारा से नई वेव आई है और नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो हैं उनके वो बहुत ज़्यादा टाइम्स पे इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये आप जहन में बिठा लें कि ये इस वक्त अभी डाई डाउन नहीं हुआ है और ये चीज़ आगे अभी और बढ़ेगी और बढ़ती जाएगी। ठीक है, जब तक हम ये प्रॉपर मेजर्स नहीं लेंगे। सिर्फ वो कंट्री जैसे न्यूजीलैंड की एक एग्जांपल है, उन्होंने शुरू के अंदर उसका स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया और उस लॉकडाउन से उनको जो बेनिफिट हुआ कि वो अब कोरोना फ्री कंट्री के तौर पर आ गए हैं। अब ज़ाहिर है कि जब दोबारा भी अगर कहीं वो रिलैप्स करता है तो वो कम से कम उसको कैच कर सकते हैं। वो मिनिमम से स्टार्ट होगा, जैसे चाइना के अंदर हुआ है। पाकिस्तान में आप बकरीद के हवाले से बता रहे हैं, तो जैसे आज कैबिनेट का डिसीजन हुआ दो कि उन्होंने उसके ऊपर सेटिस्फेक्शन का इजहार किया कि जी आज कोरोना की जो सिचुएशन है बेहतर है, क्योंकि लास्ट 24 आवर्स में 50 केसेस हमारे जो फैटल हुए हैं और नंबर ऑफ़ केसेस भी डिक्रीज़ किए हैं। 24 आवर्स में कोई 1900 केसेस हमारे इस वक्त आए, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा सिंध में आए हैं, 1100 सिंध के अंदर हैं। तो वो गवर्नमेंट की तो पॉलिसी है कि स्मार्ट लॉकडाउन, और स्मार्ट लॉकडाउन हमारे मुल्क में मेरे हिसाब से काफ़ी काम कर रहा है और ये हम शायद इसमें कामयाब हो जाएं। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो आज सेटिस्फेक्शन का इजहार किया गया है कि जी ये कम हो गए हैं, तो मेरे हिसाब से जो नंबर ऑफ़ टेस्ट भी हमारे यहाँ बहुत कम हो गए। WHO की रिक्वायरमेंट है कि जी 50,000 टेस्ट करें आप एक दिन के अंदर। हम बमुश्किल 20,000, 25,000, कल भी 21,000 हुए। ठीक है, आप देखें कि हम ये टेस्ट कर रहे हैं। तो इससे ये हमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ ठीक है हमें जाना पड़ेगा। बकरीद के दौरान ये जो ईद उल अज़हा आ रही है, फिर आगे मुहर्रम में, ये 2 इवेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जिसमें हमें थोड़ा सा जो है वो एहतियात करनी होगी। तो इंशाअल्लाह हम इससे मैं समझता हूँ कि निकल जाएंगे। मुनीर लाखानी साहब आपकी तरफ आऊँगा। आलमी इदारा सेहत कह रहा है कि आप अगर नरमी कर रहे हैं तो आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो आगे चल के अपनी रिपोर्ट में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान चूँकि जनूबी एशिया में आता है और जनूबी एशिया की जो शरह-नुमा है वो 1.8 है, और ये पूरा जो खित्ता है हमारा वो इंतहाई बदतरीन माशी हालात का सामना कर सकता है। ठीक है, माशी पॉलिसी हमारी पहले ही मैशियत पाकिस्तान की आपको पता है कि ज़ब्बों हाली का शिकार है। तो इन तमाम मसाइल में जड़े हुए ये हालात हैं हमारे पास। इन हालात में किस तरह हम स्मार्ट लॉकडाउन को भी मेंटेन कर पाएंगे और फिर लोगों को रोज़गार भी किस तरह देंगे, क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा कि इन हालात में आवाम को जो है ख़ुद ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। हमें अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करना होगा ताकि हम बीमारी अपने घर में अपने बुजुर्गों के पास न ले जाएं। लेकिन सर, और हमें इसमें ये चीज़ देखने में आई, हमारे यहाँ प्रैक्टिकली SOPs पे अमल दरामद सिरे से हो ही नहीं रहा, चाहे वो स्मार्ट लॉकडाउन हो, चाहे वो बिल्कुल ही सख्त लॉकडाउन क्यों ना हो। हमने देखा कि गैदरिंग्स भी हो रही थी, तमाम एक्टिविटीज़ भी वैसे हो रही हैं, SOPs तो यहाँ फॉलो नहीं हो रहे।
इन SOPs और इन हालात के साथ ही हमने चलना है, इसमें कैसे अवेयरनेस कैसे देंगे? और अवेयरनेस गवर्नमेंट की तरफ से या जो हमारा मीडिया है, सोशल मीडिया है, दीगर जो हमारी NGOs काम कर रही हैं, उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन वो उस लेवल पे हम जा ही नहीं सके कि हम SOPs को फॉलो करें। तो इन हालात में हम किस तरह देखिए, अवेयरनेस की जहाँ तक बात है, तो अवेयरनेस तो टेलीफोन की बेल के ऊपर हर आदमी के पास चली गई है। सबको कोरोना के बारे में A to Z रट गया है कि क्या क्या चीज़ है, किस किस तरीके से होगी। अब ये कि हमने माशरे के कुछ नॉर्म्स हैं जिनको हमने तोड़ना है और उससे आगे बढ़ना है। जैसे पहले हम हाथ मिलाते थे, गले मिलते थे, अब वो गले मिलना, हाथ मिलाना आप देखेंगे सोसाइटी के अंदर बहुत कम हो गया है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो दूर से ही सलाम कर लेते हैं। इसी तरह थूकना, खांसना, छींकना, वो भी हमें ज़्यादा बंद कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा केयरफुल का हो गया। और अगर कोई कर भी लेता है तो बाकी सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं और वो उसको इस तरह की लुक्स देते हैं कि वो खुद ही शर्मिंदा हो के आइंदा ना करे। तो येस, यू आर राइट, SOPs को बहुत सारे लोग फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन वो हमें करवाना है, अपने दोस्तों से भी करवाना है, अपने भाइयों से भी कराना है, अपने पड़ोसियों से भी कराना है। और अगर कोई आदमी ऐसा है जो नहीं मान रहा है SOPs, तो उसको फिर थोड़ा सा झाड़ना भी पड़ेगा हमें, ठीक है, पब्लिकली थोड़ा सा झाड़ना भी पड़ेगा। और इसमें एक चीज़ और भी है कि सख्ती करनी पड़ेगी ताकि SOPs फॉलो हों। मेजर साहब, क्या समझते हैं पाकिस्तान जो कि हम माशी तौर पे वैसे ही हम बदहाली की तरफ हैं और बड़ा हमारा मैशियत जो है वो बिल्कुल माइनस में चल रही है, इन तमाम हालात में रहते हुए ऐसी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं कि हम SOPs को भी फॉलो करें? जैसे अभी कहा गया कि ईद के बाद रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, शादी हॉल्स खुल जाएंगे, आगे चल के सितंबर में स्कूल्स खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं, ये तमाम चीज़ें ओपन हो जाएंगी। उसके बाद तो हमारे और साथ ही साथ UN ये कह रहा है कि आपको एहतियात करनी पड़ेगी। एहतियात अभी नहीं हो रही, तो उस वक्त हम एहतियात को कैसे मेंटेन करेंगे? और जो अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात कर रहे हैं कि चूँकि रोज़गार भी हमने देना है, 25% जो हमारा दिहाड़ीदार तबका है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है इससे। हमने उनको भी उनकी भूख, उनकी गुर्बत का भी ख्याल करना है और साथ ही साथ SOPs भी फॉलो करवाने हैं। आपको लगता है कि ये मफरूज़ा प्रैक्टिकल होगा? देखिए, पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में तो प्रैक्टिकल होना बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ हमारी जो आवाम है, आपको पता है, वो इन SOPs की इतनी ज़्यादा अभी तक तो परवाह नहीं कर रही। लेकिन जैसे उनैद भाई ने बताया है कि अब थोड़ा सा इतना अवेयरनेस आ गई है कि अब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो दूर से हाथ मतलब सलाम कर लेते हैं, हैंडशेक नहीं करते, मास्क कम से कम लगा के रखते हैं, क्योंकि हर जगह रेस्ट्रिक्शंस हो गई कि विदाउट मास्क वो लोग आ नहीं सकते, उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, कहीं पेनल्टीज़ भी हैं। तो ये डेफिनेटली हल्के हल्के ये इनकलकेट करने वाली ज़रूरत है कि मीडिया भी इसमें इनकलकेट करे, गवर्नमेंट जैसे कर रही है। तो ये स्मार्ट लॉकडाउन ही हमारा सोल्यूशन है, बिकॉज़ हम फुल लॉकडाउन की तरफ जा नहीं सकते। हमें ये वे करना पड़ता है कि भूख से लोग ज़्यादा मर सकते हैं या कोरोना से ज़्यादा लोग मर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा मिक्स ब्लेंड में हमें चलना पड़ेगा। और वही बात है कि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ भी थोड़ा सा है और हमें बीच में रह के ये बिल्कुल सही कह रहे हैं मेजर साहब, जिस तरह बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जियोग्राफिकली जो हमारी कंडीशन है वो इस तरह की है कि हम यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन भी नहीं कर सकते और फिर स्मार्ट लॉकडाउन भी हो सकता है, लेकिन वो भी उन एरियाज़ में जहाँ अवेयरनेस ज़्यादा है या हम स्ट्रिक्टली किसी एरिया को बंद करें। इस पर भी बात करेंगे और ख़ास तौर पे सिंध हुकूमत और वफाक चूँकि आमने सामने रहते हैं, इस पर बात करेंगे कि क्या हमारी वफाकी हुकूमत की पॉलिसी को तमाम सूबे क्यों फॉलो नहीं कर रहे और ये जो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है ये क्यों है, इस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे कि सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत दोनों जो हैं वो आमने सामने हैं और कोरोना के हवाले से डे फर्स्ट से इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों है और हम एक कमांड के नीचे क्यों नहीं आ रहे? वफाक कुछ फ़ैसले कर रहा है और सिंध हुकूमत कुछ फ़ैसले कर रही है। इस पे बात करेंगे। उन्हें साहब, सिंध हुकूमत डे फर्स्ट से बिल्कुल अपोजिट चल रही है, उनके अपने फ़ैसले हो रहे हैं और वफाक बिल्कुल डिफरेंट फ़ैसले कर रहा है। इसकी क्या वजह है? क्यों नहीं हम वफाक की तरफ वफाक को फॉलो करें, प्रैक्टिकल हो जाएं और वही फ़ैसला सिंध हुकूमत में भी होना चाहिए और वही बाकी तीनों सूबों में भी? क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल ठीक बात की। इसके अंदर जो है बहुत सारी सियासत हुई, लॉकडाउन, नो लॉकडाउन, लॉकडाउन, नो लॉकडाउन, और इस दौरान जो तैयारी करनी थी वेंटिलेटर्स की, डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की ट्रेनिंग की, वो सारी चीज़ें नहीं की, बातों में, सियासत में टाइम ज़ाया कर दिया।
लेकिन मैं इधर सिर्फ ऐड ये करना चाहूँगा, चूँकि आपके चैनल पे इस पे बात हो रही है, तो इसके ऊपर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। देखें, हमारी नेशन जो है वो उस पर अल्लाह का करम हुआ है कि अभी तक हम उतने बड़े नुकसान में नहीं फंसे जितना एक्सपेक्टेड था। और दूसरी चीज़ ये कि हमारी नेशन जो है वो यंग लोगों पे ज़्यादातर यंग लोग हैं। 64% तो यूथ है, लेकिन 50 साल से कम उम्र के अगर देखें तो शायद 80% से भी ज़्यादा होंगे। तो ये वबा जो है 50 साल से कम उम्र लोगों के लिए ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है, बहुत कम शरह है इसकी। सो आज वक्त ये है, क्योंकि अब हमने रहना है इसके साथ, ये तो आज वक्त ये है नहीं, लेकिन आज वक्त ये है कि हम अपनी भागदौड़ जो है यंग लोगों के हवाले करें और ये काम चलाएं। स्कूलें भी खुलनी हैं और वबा चलती रहेगी, कॉलेजेस भी खुलने हैं, वबा चलती रहेगी, इंडस्ट्रीज़ भी खुलनी है, वबा चलती रहेगी, ट्रांसपोर्ट भी चलेगा, रेस्टोरेंट्स भी खुलेंगे, शादियाँ भी होंगी। अब हमें सिर्फ ये ख्याल करना है कि जो बुज़ुर्ग हैं, कमज़ोर हैं, जिनको हार्ट के इश्यूज़ हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं, डायबिटीज़ के इश्यूज़ हैं, वो लोग थोड़ा पीछे हट जाएं और यंग लोगों को करने दें और वो थोड़े अपने आप को बचाएं। और मुल्क की भागदौड़ अगर रुक जाएगी तो फिर बहुत ज़्यादा गुर्बत आएगी और बहुत ज़्यादा मुश्किल में हम फंस जाएंगे, जो हमने देख लिया अभी थोड़े। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरे साहब, वफाकी काबीना का बड़ा अहम इजलास हुआ आज, और इस इजलास में जो फैसले सामने आए उसमें ख़ास तौर पे मवेशी मंडी, चूँकि मुल्क भर में इस वक्त ईद कुर्बान की तैयारियां उरूज पे हैं और मवेशी मंडियां लगी हुई हैं, उनके SOPs पे बात हुई। आप क्या समझते हैं कि आम दिनों में हमारे यहाँ SOPs नहीं फॉलो हुए और वहाँ जहाँ पे वायरसेस वैसे ही ज़्यादा फैलते हैं मवेशियों की वजह से, तो क्या SOPs पे अमल दरामद होगा? आप समझते हैं इस बात को? देखिए, होगा या ना होगा ये तो मुश्किल है इसका कहना, लेकिन हम करा सकते हैं। उसकी वजह ये कि अभी जैसे कैबिनेट मीटिंग में फैसला हुआ कि मवेशी मंडियाँ शहर से बाहर लगेंगी। ठीक है। जब शहर से बाहर लगेंगी तो ज़ाहिर है कि उनकी कोई पैरामीटर फेंसिंग भी होगी और उनकी एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स भी होंगे। तो आप एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स के ऊपर ही इंश्योर कर सकते हैं SOPs, जैसे मास्क है, कम लोगों की एंट्री है कि अगर जानवर ख़रीदने आए हैं कोई एक फैमिली के, तो वो एक आदमी हो या 2 आदमी हो, मैक्सिमम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। अंदर पुलिस को भी वहाँ पे इन्वॉल्व ये लोग करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला हुआ है इसमें बाहर अगर मंडियाँ करेंगे तो फिर तो ये इंश्योर कर सकते हैं SOPs, और हम ये जो स्मार्ट लॉकडाउन वाला कंसेप्ट है ये भी हम मैनेज कर पाएंगे। लेकिन मसला ये है कि जब वो जानवर लेके अपने एरियाज़ में जब जाते हैं तो वहाँ वो जानवरों की एक नुमाइश का जो समा होता है उसे कौन कंट्रोल करेगा? वहाँ जो जानवरों की जो ये नुमाइश क्योंकि होती है ज़्यादातर ईद उल अज़हा पे कुर्बानी में लेके जा रहे होते हैं तो पीछे रह जाती है, लेकिन प्राइमरी फोकस एग्जीबिशन होता है। तो वहाँ जो रश होगा उसको अब कंट्रोल करना थोड़ा सा गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा। और हम मैंने जैसे कहा कि ये जो हमारे पास कुछ इवेंट्स हैं ये अगर हम गुजारने में कामयाब हो गए तो जैसे उनैद भाई ने कहा कि हमारी पॉपुलेशन मेजॉरिटी यंग पीपल की है, तो इंशाल्लाह ताला हम काफ़ी हद तक तो वैसे ही नहीं बाय नेचर। वैसे आप भी ये इस चीज़ पे बिलीव कर रहे हैं कि हम सिर्फ ब्लेसिंग्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्रैक्टिकली कोई SOPs को फॉलो नहीं कर रहा, तो हम यही देख रहे हैं कि चलें कोई यंग है तो इसलिए बच जाएगा, या हमारे यहाँ थोड़ा सा वेदर इस तरह का है या कंडीशंस ऐसी हैं कि हम इन चीज़ों से निकल जाएंगे। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से गजाला सियाल साहिबा ने ज्वाइन किया है, MP हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मैम, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में। सिंध हुकूमत और वफाक जो है वो हमेशा कोविड-19 के हवाले से आमने सामने रहे। अभी आज का जो वफाकी काबीना का इजलास था, बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास था, उसमें ये फैसला हुआ कि जो मवेशी मंडियाँ हैं उनके हवाले से SOPs जारी हुए हैं। आप क्या समझती हैं सिंध हुकूमत इन SOPs को फॉलो करेगी? और आपका चूँकि कराची में भी और पूरे सिंध में जो मवेशी मंडियाँ हैं उनके हवाले से आपकी क्या SOPs हैं? बहुत अहम सवाल किया आपने, क्योंकि अभी ईद उल अज़हा के मौके पर जो जानवर आते हैं बड़े बड़े शहरों में लोग लेकर आते हैं, लेकिन मैं कोविड-19 की बात करूंगी कि जब पाकिस्तान में ये वबा आई और फैली तो सबसे पहले सिंध हुकूमत ने स्टेप लिए थे। आपको पता है लॉकडाउन भी किया, जिसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ। जी। कि लोग दूसरे मुल्कों में डेवलप्ड कंट्रीज में आप देखें, वहाँ पर अमेरिका हो, ब्राज़ील हो, जर्मनी देखें और फ्रांस में, इटली में देखें, इतने सारे लोग वबा में मर रहे थे, फोत हो रहे थे। तो सिंध हुकूमत ने वो वाहिद इसको मैं समझो हमारी जो
यूएनओ की जो है उन्होंने भी WHO उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया कि सिंध हुकूमत ने, और उसके बाद पाकिस्तान में भी ये लॉकडाउन लागू हो गया था पूरे पाकिस्तान में। और इस वजह से मैं ये कहूँगी कि SOP पर अमल होना चाहिए। और ये वबा, ये जानवर आएंगे यहाँ पर, लास्ट टाइम भी आपको पता है कि बारिशें हुई थी, बड़ा बेचारों का नुकसान हुआ था कि वो माल मवेशी लेकर गए थे वापस अपने अपने शहरों में, वापस बाहर से आते हैं लोग कमाने के। ज़ाहिर मंडियाँ हैं बड़ी, कराची है, लाहौर है, पेशावर है, क्वेटा है, हमारे बड़े शहर हैं। तो मैं ये कहूँगी कि SOP जो हमारी वफाकी हुकूमत, हमने हमेशा वफाकी का साथ दिया है सिंध में, तो वफाकी हुकूमत ने जो SOPs कहा है, और सिंध हुकूमत ने तो पहले ही कहा था कि हमको SOPs पर अमल करना चाहिए ताकि वबा ना फैले। और गजाला सियाल साहिबा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सिंध हुकूमत तो SOPs का कह रही है कि फ़ॉलो करने चाहिए। कहने की हद तक तो ये सारी बातें बिल्कुल हैं, लेकिन आप मवेशी मंडी चले जाएं तो वहाँ पे SOPs फॉलो नहीं हो रहे। इन SOPs को फॉलो कैसे करवाया जाएगा प्रैक्टिकली? आपके पास क्या प्लान है, और क्या आपकी जो पुलिस है, दीगर इदारे हैं, वो इसको फॉलो कर रहे हैं? मैं आपको बताती चलूँ कि सिंध हुकूमत ने उन एरियाज़ में जहाँ पर ये वबा फैल रही थी, जैसे सदर है, गार्डन है, दूसरे गुलशन इकबाल में, वहाँ पर भी स्मार्ट लॉकडाउन किया था ताकि वबा कम हो, वबा फैले ना। तो इस वजह से सिंध में भी वबा कम है अभी, शुक्र अल्लाह का कि हमारे पाकिस्तान में इतना नहीं फैली। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जो SOPs हैं उस पर अमल कराना हुकूमत का काम है। तो नासिर शाह साहब ने, वज़ीर बल्दियात, उन्होंने कहा था कि हमने सबको, जो ताजिर हैं, जो मवेशी मंडियों वाले, उनके साथ राब्ता है, उनको बताया गया है कि SOPs पर अमल होना चाहिए। इंशाल्लाह अभी 15-20 दिन हैं, तो वो सिंध हुकूमत स्टेप ले रही है। आज कल वज़ीर आला सिंध ने भी ये बात की थी, आज भी उन्होंने कहा कि SOPs पर हम अमल करवाएंगे, और पुलिस के ज़रिए जो भी हमारे यहाँ पर इंतज़ामात हैं, ज़ाहिर बल्दियाती हुकूमत है, बल्दिया जो मिनिस्टर हैं, मेयर हैं, सबको ये काम सौंपा गया है, वो सब काम करेंगे। गजाला सियाल साहिबा, आप लाइन पे रहिएगा। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हुनैद लाखानी साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और मेजर नदीम साहब। हुनैद लाखानी साहब से भी हम पूछते हैं कि गजाला सियाल साहिबा की बातों से आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? उन्होंने बड़ा अच्छा गैस्चर दिया कि हम वफाक जो पॉलिसी देगा हमें, उसको हम फॉलो करेंगे। आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात है। आई विश कि पहले से हो जाता, लेकिन नेवर टू लेट। वफाक का जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि बाकी सारी चीज़ें भी साथ साथ चलती रहें, इस मुल्क को आगे लेके जाना है। और अभी देखें, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का शुरू हुआ है, हमारी ग्रोथ रेट जो है कम होकर 0% पे आ गई है। उससे जो अनएम्प्लॉयमेंट और पावर्टी इंक्रीज़ होगी, वो फिर हम अगले 3-4 साल तक रोते रहेंगे। वापस हमें 0 से इसको 5% से ऊपर लेके जाना है, और ले जाने के लिए कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी होगी। और वो मुझे तो उसकी फ़िक्र बहुत ज़्यादा है कि उसमें क्या परेशानी होगी। इस वबा के साथ तो हमने चलना ही चलना है अब फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेजर साहब। आज वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ, उसमें शेख रशीद साहब ने होटल्स और मार्केट्स खोलने का मुतालबा किया, और उन्होंने कहा कि ये वो तबका है जो बिल्कुल इसमें जो काम करने वाले लोग हैं, ख़ास तौर पे मालकान की बात नहीं हो रही, वो बड़ी मुश्किल हालात में है। तो ईद के फौरी बाद, यानी 2 अगस्त के बाद कहा जा रहा है कि होटल्स भी खुल जाएंगे, शादी हॉल्स भी खुल जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि ये तमाम चीज़ें जब ओपन हो जाएंगी और उसके बाद की जो सूरत हाल होगी, वो क्या कोविड-19 के हवाले से ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होगी? देखें, ख़तरा तो उसमें होगा, लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा कि देखें, पाकिस्तान के अंदर आप कंप्लीट लॉकडाउन नहीं कर सकते, आपको स्मार्ट लॉकडाउन ही करना है। जब स्मार्ट लॉकडाउन करना है तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं आपकी इसी तरह से चलेंगी। और जैसे होटल्स हैं, इन सब को मैं समझता हूँ क्योंकि ये सारी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इनको आप स्टॉप नहीं कर सकते। और ये अब कोविड के साथ हमने जो है इस तरह से अब रहना है, तो हमें ये तमाम चीज़ें, शेख रशीद साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये अब खोल देनी चाहिए। घरों में बैठ के लोग जो खाने खाते हैं अभी इस वक्त घरों में जो बंद हैं, तो वो भी तो घर में बैठ के खाने खाते हैं। हालांकि होटल्स में मैं समझता हूँ कि फिर भी कुछ डिस्टेंस होता है। तो ये, हाँ, ये जो मैरिज एक्टिविटीज़ हैं, शादी हॉल वगैरह हैं, आज नासिर शाह साहब ने भी कह दिया कि जी हम खोलने जा रहे हैं शादी हॉल।
तो ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर्स में बहुत ज़्यादा क्लोजनेस होती है, लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना डिफ़िकल्ट होता है। तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ये होटल्स खोल देना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी फैली है। ठीक है, उन्हें मैं ऐड ये कहना चाह रहा हूँ, कल ही मैं किसी होटल के बाहर गया था, सूप ले रहा था उनसे, तो उन्होंने कहा आप अंदर आके पी लें। अच्छा। मैं क्यों, रेस्टोरेंट बंद नहीं है? नहीं, हमने 2 लाख रुपए दे दिए थाने को। तो ये सारे के सारे होटल्स जो हैं वो बंद हैं, जिनको जो थाने को पैसा नहीं दे रहे, जहाँ पे थाने में पैसे जा रहे हैं वो सब खुला हुआ है अभी। लॉकडाउन जो है ये एक बेसिकली तमाशा है। साहिबा की तरफ जाते हैं। मैडम, उन्हें लाखानी साहब ने कहा कि कल इन्होंने एक जगह रेस्टोरेंट पे ये गए, इन्होंने वहाँ से टेक अवे की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि आप अंदर आ जाएं, हमने चूँकि थाने को पैसे दे दिए हैं। तो ये सिंध हुकूमत के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, क्या कहेंगी? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, अगर आप लोग समझदार हैं, जब मुल्क को चलाने के लिए आपकी थिंकिंग होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, तो मेरी तरह से बात करें कि भाई SOPs अगर वफाकी हुकूमत को हम पहले भी उनके साथ थे कि आप जो हमारे वज़ीर आला ने हमेशा ये कहा था कि हमारे वज़ीर आज़म, उनके वज़ीर आज़म है, हमें जो कुछ कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो वज़ीर आज़म की तो आपने बातें जो देखी वो गई गुजरी बातें हो गई, अब उनको रिपीट नहीं करना चाहिए। देखिए, 2 लाख की बातें करना मुझे समझ में नहीं आ रहा कि होटल वाले बुला भी रहे हैं और कह रहे हैं कि अंदर आ जाए। देखिए, एक तो हुकूमत ने अभी नहीं कहा कि होटल खोले, देख पाबंदी है, अभी नहीं कहा। अब आप जब इस तरह के काम करेंगे तो गैर कानूनी काम करेंगे तो जाहिर है वो लेंगे आपसे जो उनका पड़ता है। इस तरह से काम नहीं होने। उन्होंने मैडम गैर कानूनी काम नहीं किया, उन्होंने भत्ता दिया पुलिस को कि आप ये 2 लाख रुपए रख लें और हमें रेस्टोरेंट खोलने दें। पुलिस ने ये पैसे क्यों लिए? नहीं, मेरा मतलब है होटल वालों का कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल कसूर है, बिल्कुल कसूर है। उससे बड़ा कसूर यह है कि आप सुबह आपके पास है मैडम, सुबह आपके पास है, आप प्रैक्टिकली इस पे अमल दरामद कराए ना। रिश्वत क्यों हो रही है? देखिए, मेरी बात सुने, पेनल्टी होगी, उन पर पेनल्टी तो लेंगे वो। जब बंद है तो जाहिर है वो, देखिए रमजान का आप देखिए, रमजान में होटल बंद होते हैं, खाना पीना बंद होता है, तो जब वो जो भी खोलता है उन पर पेनल्टी लगती है। तो इस होटल वाले पर भी पेनल्टी लगी होगी, ये कि भत्ता लेने जा रहे हैं, ये तो MPM वाला भत्ता हो गया। गजाला सियाल साहिबा, पूरे लॉकडाउन में हैदराबाद से पीछे चले जाएं तो किसी भी जगह लॉकडाउन पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। सिर्फ कराची वो वाहिद शहर था जहाँ पे आपने भरपूर लॉकडाउन किया हुआ था। हैदराबाद में कुछ मकामात पे था, इसके अलावा पूरे सिंध में लॉकडाउन नहीं था, तमाम कारोबार उसी तरह चल रहा था। बिल्कुल नहीं, मैं आपको बताती हूँ, मैं खैरपुर में थी, पूरा महीना खैरपुर में थी, यहाँ पर सब कुछ बंद था। खैरपुर शहर में, मैं खैरपुर शहर की बात करूँगी, खैरपुर जिले की बात करूँगी, पूरा जिला बंद था, कोई भी नहीं खुला था। ये गलत बात है, ये सिर्फ कराची बंद था, इस तरह ना कहे ना। देखिए, इस तरह एक सिंध हुकूमत स्टेप ले रही है, अच्छा काम करिए तो इसको एप्रिसिएशन भी करना चाहिए। सिंध हुकूमत ने जो अच्छा काम किया उसको सबने अप्रिशिएट किया, लेकिन जो आपकी नाकामियां हैं वो भी सामने लाना जरूरी है। और मैं देखिए बता रही हूँ कि मैं महीना पूरा यहाँ 2 महीने यहाँ रही थी खैरपुर में, लॉकडाउन के हवाले से हमारा असेंबली भी नहीं चल रही थी, तो सब कुछ बंद था, सब कुछ 15 दिन फुल ही बंद था सब कुछ। मैडम, मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ ट्रैवलिंग हो रही थी, तमाम चीज़ें हो रही थी। उन्हें लाखानी साहब ऐड करना चाहेंगे। लाखानी साहब क्या कहेंगे? मैडम, मैं तो थर भी गया, छाछरो भी गया, उमरकोट भी गया, लाड़काना भी गया, नवाब शाह भी गया, मीरपुर खास भी गया, हैदराबाद भी गया, कहीं पे कोई लॉकडाउन का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, 200 रुपये, 250 रुपये हर शटर, आधा खोलने का 200 था, थोड़ा और ऊपर खोलने का 300 था, और पूरे रमज़ान इस तरह था। ये सबको पता है, ये बात पूरी आवाम को पता है ये बात, तो इसमें हम बहस ना करें, लेकिन ये चीज़ हो रही है खुल के। ये लॉकडाउन भी जो है, स्मार्ट लॉकडाउन के उसमें भी होता यही है कि वो भत्ता थोड़ा और बढ़ जाता है और थोड़ा बहुत। सो हमने ये दरवाजे खोले हैं रिश्वत के। व्हाट आई वांट टू से इज कि चलें, व्हाटएवर इज डन इज डन। अब हमें जो है इसको अगर आगे लेके जाना है, बिकॉज फॉर एवर के लिए इस तरह चल रहे हैं, तो हमें यंग लोगों को आगे जिम्मेदारी देनी होगी और ये पुराने लोगों को थोड़ा सा घर बिठाना होगा, खास तौर पे इस वबा के चंद 6 महीना जो है, ताकि इससे हम निकल आप कह रहे हैं एहतियात जरूरी है, और हॉस्पिटल्स को प्रिपेयर करना होगा।
हॉस्पिटल हेल्थ सिस्टम हमारा बिल्कुल कोलैप्स कर गया। हमारे पास हेल्थ सिस्टम सिरे से है ही नहीं। 1700 आपके पास वेंटिलेटर है पूरे। मीरपुर खास का आपको बताऊं 200 अरब रुपए इन्होंने पिछले 10 साल से दे रहे हैं एक हॉस्पिटल बनाने के लिए, न्यू सिविल हॉस्पिटल। खाली स्ट्रक्चर बना हुआ है, हार्डली 9 करोड़ रुपए लगा होगा। वहाँ पे कोरोना वार्ड भी बना हुआ है कागजात के अंदर, एक पेशेंट भी मौजूद है, 50 के करीब स्टाफ भी मौजूद हैं। लेकिन आप आज जाएं वहाँ पे, अभी किसी को भेजें, स्टाफ कोई नहीं है, पेशेंट शायद एक हो, वेंटिलेटर कोई नहीं है। एक दिन के लिए तस्वीरों के लिए वेंटिलेटर आए थे, गायब। 40 लाख की आबादी के शहर में एक वेंटिलेटर नहीं। पता नहीं हैदराबाद में अपने एरिया का मैडम बताएंगी कि उनके एरिया में कितने वेंटिलेटर हैं। लेकिन बेसिकली हमें उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, बिकॉज ये वबा रहेगी। मैडम ये कह रही हैं कि वो खैरपुर से हैं, और खैरपुर की सूरत हाल ही बता दें मैडम। कितने वेंटिलेटर हैं वहाँ पे? और यहाँ पर पूरा इंतजाम है। यहाँ कोविड सेंटर बने हुए हैं, यहाँ पर वेंटिलेटर है, यहाँ पर सब जो है अप टू डेट लगे पड़े डॉक्टर्स हैं। देखिए मैं तो उन डॉक्टरों को सलाम पेश करूँगी जिन्होंने उन मरीजों का इलाज करते हुए खुद बेचारे शहीद हो गए। मैं तो जुदा कहूँगी। जो बात मेरे भाई खाचरों की कर रहे थे, तो आप जाएंगे खाचरों का एरिया बहुत इसके पहले फैला हुआ है, वहाँ पर आबादी कम है। तो आप उन एरियाज में कहाँ से लॉकडाउन करेंगे जहाँ पर लोग बहुत दूर एक दूसरे से दूर है। मैडम ये बात मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जो इलाके दूर दराज हैं, जैसे थर का एरिया है, तो वहाँ वैसे भी लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है। अब वहाँ घर ही बहुत दूर है। मेरे साहब आपकी तरफ आएंगे। हेल्थ का जो सिस्टम है हमारे यहाँ वैसे ही बिल्कुल ना होने के बराबर है। और इस दौरान भी इतनी करप्शन सामने आई। उनैर लाखानी साहब बैतुल माल के चेयरमैन हैं सिंध के, उसके बावजूद सरबराह हैं, उसके बावजूद हमने देखा कि जिस जगह पे भी कोई इमदादी कार्रवाइयाँ हुई हैं वहाँ करप्शन हुई है। और जहाँ गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिली तो वहाँ हॉस्पिटल्स नहीं बने, डॉक्यूमेंट्स में बने हुए हैं। प्रैक्टिकली जाएँ विज़िट करें तो वहाँ पे आपको कुछ और ही नज़र आता है। वहाँ कोई करियाने की स्टोर खुला हुआ है, किसी जगह मार्केट खुली हुई है, और वो डॉक्यूमेंट्स में हॉस्पिटल डिक्लेयर किया हुआ है। देखिए ये तो मसला हमारे पूरे पाकिस्तान का है, और सिंध में थोड़ा सा ज़्यादा है। ये गुड गवर्नेंस की सारा मसला है कि गवर्नेंस जब तक हमारी सही नहीं होती तो ये चीज़ें इसी तरह से रहेंगी। और आप बड़े बड़े शहरों में देख लें, बाकी जो इंटीरियर की आप बात करते हैं, चाहे वो सिंध का हो, चाहे पंजाब का हो, या किसी भी जगहों का हो, तो वहाँ काफ़ी सेहत के मामले में तो बहुत बुरा हाल है। अब देखिए लोगों जो है वो पलंग के ऊपर या चारपाइयों के ऊपर जो है वो लोगों को एज ए स्ट्रेचर यूज़ कर रहे होते हैं। इवन जो व्हील बैरो हैं आप वो देखिए कि उसके अंदर जो है वो पेशेंट को बैठा कर वो ला रहे होते हैं। तो ये तो खैर मसला हमारा पूरा पाकिस्तान का है कि हमारे मुल्क में जो भी पार्टीज़ आ रही हैं या जो रूलिंग क्लास है, जो भी जहाँ पे चाहे प्रोविंस में हो, चाहे गवर्नमेंट में हो, सेंट्रल में, ये गुड गवर्नेंस ना होने की वजह से ये हालात हैं। इसलिए वहाँ जो डॉक्टर्स हैं, वहाँ जो अमला है, उनसे अगर आप बात करें तो वो कहते हैं कि जी हमारे पास सामान नहीं है, हमारे पास दवाइयाँ नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है। तो ये इसलिए वजह से ये मसला ही चलता रहेगा। थैंक यू सो मच सर। गुड गवर्नेंस का मसला है। मेरे साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मैं उनैर लाखानी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैडम गजाला सियाल साहिबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। गुड गवर्नेंस करप्शन को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है, और इसके साथ साथ हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, तब ही हम अपने मुल्क की जो करप्शन है, जो सिस्टम है, उसको हम बेहतर कर सकेंगे। ये था हमारा आज का इनसाइड, और कोशिश करेंगे फिर आपके साथ हाजिर हों अगले टॉपिक और नए मेहमानों के साथ। तब तक मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।